हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली बार रोटेशन डायनेमिक्स चैप्टर में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कैसे निकालना है और सेंटर ऑफ मास असल में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ना, इसके बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बताया था। अब उसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखो, अब हम लोग निकाल रहे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। देखो, डिस्क और रिंग में डिफरेंस होता है। सेमी सर्कुलर रिंग और अगर हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क देखेंगे तो देखो कैसा डिफरेंस होता है। पहली चीज, जो सेमी सर्कुलर रिंग होता है ना, रिंग ऐसे वो अंदर से यहाँ से हॉलो होता है। दिस पोर्शन इज हॉलो, ठीक है। अगर हम लोग डिस्क देखेंगे ना तो यहाँ से ऐसे भरा होता है। सेमी सर्कुलर डिस्क, करेक्ट। सेमी सर्कुलर रिंग और सेमी सर्कुलर डिस्क, ये डिफरेंस होता है। हाँ, लेकिन डेरिवेशन करने के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि जो डिस्क होती है, सेमी सर्कुलर डिस्क होती है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे दो कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, एक्स और वाई। जो डिस्क होते हैं ना, दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेमी सर्कुलर रिंग्स। अगर इन सभी रिंग्स को मैं जोड़ते जाऊंगा ना एक दूसरे के साथ तो डिस्क बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिंग आप एक दूसरे के ऊपर रख जा सकते हो, इट गेट द सेमी सर्कुलर डिस्क। तो मान के चलो उस सेमी सर्कुलर डिस्क का एक मैंने सेमी सर्कुलर रिंग मान लिया, एक मैंने सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया। देखो ऐसा है, ऐसे मैंने सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया है ना, सेमी सर्कुलर डिस्क का। मान लो कि उसका विड्थ है डी आर, कुछ तो उसका विड्थ है डी आर, ठीक है, विड्थ है डी आर। तो अब सेमी सर्कुलर डिस्क का हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास। अब उससे पहले क्या करेंगे, एक कोई तो एक एलिमेंट चूज कर लेंगे। सेमी सर्कुलर डिस्क जो है उसमें जो मैंने सेमी सर्कुलर रिंग बोला है उसको कोई एलिमेंट में चूज कर लेता हूं। देखो, अगर मान के चलो सपोज आई हैव चूजन दिस एलिमेंट, ये वाला मैंने एलिमेंट, अगर पूरा का पूरा ये सेमी सर्कुलर रिंग ही मेरा एलिमेंट है, ऐसे में मान के चल रहा हूँ। पूरा का पूरा एक छोटा एलिमेंट है डिस्क का, है ना, ये पूरा का पूरा। तो ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये जो एलिमेंट है उसका मास है डीएम, उसका मास है डीएम। और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका अब एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क जो होता है ना उसमें एरिया आपको इंपॉर्टेंट होता है। एरिया 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया से कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैंने आपको सेमी सर्कुलर रिंग के केस में वहां पे मैंने उस सेमी सर्कुलर रिंग का जो था हाफ सरकमफ्रेंस था ना, वो सरकमफ्रेंस मैंने कंसिडर किया था, यानी उसको मैंने 1 डायमेंशनल जैसे लिया था। लेकिन सेमी सर्कुलर डिस्क जो होता है ना वहाँ पे एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से भरा होता है ना, तो आपको एरिया कंसिडर करना पड़ता है। और सेमी सर्कुलर रिंग जो होता है वो अंदर से हॉलो होता है, अगर सेमी सर्कुलर रिंग को देखने जाएंगे तो इसलिए सेमी सर्कुलर रिंग की केस में देखो, अगर मैं आपको समझाऊं कि सिर्फ रिंग है तो ये अंदर का पोर्शन हॉलो होता है ना, तो रिंग होगा तो सिर्फ इतना ही पोर्शन भरा होता है, तो उतने भी मास होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फिर हम लोग यही मास कंसिडर कर लेते हैं, यही वाला मास हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला। तो ये मास कंसिडर करेंगे, यानी ये सिर्फ लेंथ कंसिडर करते हैं ना हम लोग, 1 डायमेंशन का लेंथ कंसिडर करते हैं। लेकिन डिस्क जो होता है ना, जो डिस्क होता है ये ऐसे पूरा का पूरा ऐसे, डिस्क ऐसे पूरा का पूरा भरा होता है ऐसे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मास होता है डिस्क में ऐसे। तो मास 2 डायमेंशनल रीजन में स्प्रेड हो चुका है ना, तो वो एरिया वाइज मास को कंसिडर करना पड़ेगा हमको, है ना। इसलिए सेमी सर्कुलर डिस्क केस में एरिया इंपॉर्टेंट होता है।
और उसमें से हमने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर किया फॉर एनालिसिस, सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर किया फॉर एनालिसिस। और ये जो पूरा रीजन है ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो मान के चलो उस सेमी सर्कुलर डिस्क का एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास है dm, और उसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर डी आर। क्यों क्यों पाई आर डी आर? अगर आप सेमी सर्कुलर रिंग को देखोगे ना तो उसको अगर मैंने सीधा कर दूंगा तो आपको ऐसे दिखेगा। जो सेमी सर्कुलर रिंग है, देखो सेमी सर्कुलर जो रिंग है ना, उसको मैंने अगर देखो ये ऐसा रिंग था, उसको सीधा कर दो तो सीधा करने का मतलब ऐसा हो जाएगा। अब ऑलरेडी मैं बोल रहा था कि इसका विड्थ dr है, और इसका अगर विड्थ dr होगा तो इसका लेंथ कितना होगा, पायर होगा ना। तो ये तो रेक्टेंगल बन गया। फिर रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब पायर इंटू dr। तो ये एरिया मैंने बराबर निकाला। अरे बस हमें कैसे निकाल रहे एरिया, ओके। तो ये एरिया हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं नाउ। लेकिन अगर मैंने पूरे पूरे सेमी सर्कुलर डिस्क का अगर मैंने मास बोला वो कैपिटल M होगा, और पूरे सेमी सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होगा ना वो एरिया का होगा, एरिया हो जाएगा पायर स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि अगर वो सेमी सर्कुलर डिस्क अगर पूरा होता तो उसका एरिया कितना होता, पायर स्क्वायर। हाफ है, सेमी है, इसलिए पायर स्क्वायर बाय 2। तो इससे हम लोग dm की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर dm इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसका मतलब m पाई आर डी आर फोल डिवाइडेड बाय पायर स्क्वायर बाय 2। तो पायर पाई कट गया। लेकिन ये याद रखना कि r जो है ना, r इट इज रिलेटेड विद द सेमी सर्कुलर रिंग एंड दिस कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क। ये जो r है सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है, कैपिटल R सेमी सर्कुलर डिस्क का रेडियस है। यानी अगर मैं आपको समझाऊं कि जो यहाँ पे आपको R दिख रहा है, ये R ये सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क का रेडियस है, और ये जो R है स्मॉल r ये सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है। इन दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब dm इज इक्वल टू 2m r dr अपॉन r स्क्वायर, 2m r dr अपॉन r स्क्वायर। अब हमको मालूम है कि जो सेमी सर्कुलर, हमको मालूम है जो सेमी सर्कुलर जो रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग कोई भी हो, उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है और उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो 2r अपॉन पाई होता है। इसको मैंने पिछली बार प्रूव किया था, इसको वो वीडियो अच्छे से देख लो। अब आप सेमी सर्कुलर रिंग के x और y कोऑर्डिनेट के सेंटर मास के x और y कोऑर्डिनेट यूज करके वी कैन फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। कैसे? देखो, तो हमारा जो फॉर्मूला है किसी भी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने का, तो वो फॉर्मूला क्या बताता है, इंटीग्रेशन x dm देखो ये वाला फॉर्मूला आपको बता दो, पिछली बार जो मैंने आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dm मैंने टोटल मास होता है ना डिस्क का, वो टोटल मास क्या होगा, dm होगा। इंटीग्रेशन x dm तो 1/m बाहर निकल के आएगा। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखूंगा x dm। लेकिन अगर मैंने आपको पूछा कि सेमी सर्कुलर डिस्क में मास कहाँ से कहाँ स्प्रेड हो चुका है, मास 0 से लेके r तक स्प्रेड हो गए ना, कैपिटल R तक, मास 0 से लेके कैपिटल R तक स्प्रेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिमिट आपको डालने होंगे वो इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके R तक। बस
ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क। अब उसमें डाल दो आप अब उसमें डाल दो अब सेमी सर्कुलर डिस्क का आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है ना सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें जो ये जो x है ना, ये सेमी सर्कुलर रिंग का होगा। अब सेमी सर्कुलर रिंग का x कोऑर्डिनेट होगा, और सेमी सर्कुलर रिंग का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है ना। अब वो बोलोगे सर ये बाहर का आप x बोल रहे हो, सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, और इंटीग्रेशन के अंदर लिख रहे हो x x का होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। क्यों? अरे भाई मैंने आपको यही तो बोला था ना कि रिंग से डिस्क बना होता है, तो छोटे छोटे रिंग को जोड़ते जो डिस्क मिलेगा, तो छोटा छोटा रिंग यानी वो एक जैसा डेरिवेटिव जैसा हो गया ना, और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेगा तो वैल्यू बढ़ जाता है, इंटीग्रेशन आप वैल्यू बढ़ा देता है। तो स्मॉल रिंग एक छोटा सा पोर्शन है डिस्क का, उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो आपको पूरा डिस्क मिल जाएगा ना फिर। इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर मास के कोऑर्डिनेट डाल देंगे, और उसका इंटीग्रेशन लेने से आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर मास ऑफ डिस्क मिलेंगे। समझ रहे बात? तो यही तो हमारा तरीका यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क जो होगा, फिर से उसका भी फॉर्मूला वही होता है, सिर्फ एक चीज यहाँ पर y आता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 से r, और यहाँ पे होगा y dm। अब ये जो होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, और उसका इंटीग्रेशन लेने से डिस्क मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है 1/m 0 से लेके r तक मैं डाल दूंगा। अब y क्या है हमारा 2r/पाई। हाँ, अब ये dm का वैल्यू डालना शुरू कर दो। dm हमने निकाला था 2m/r² इंटू r dr, करेक्ट। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल के रखो, ये m और m यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये पाई भी बाहर निकल के आएगा। तो पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर निकल के आने के बाद 2 × 2 4/पाई r² निकला बाहर, और ये स्मॉलर मल्टीपल हो जाएंगे, स्मॉलर मल्टीपल होकर क्या आएगा r² dr आएगा। और इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन इसका पूरा सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास जो होगा ना, वो हो जाएगा आपका 4/पाई r², इंटीग्रेशन होगा r³ अपर लिमिट है इसका r, लोअर लिमिट है 0। y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4/पाई r², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सॉरी ये 0 नहीं, यहाँ पे 3 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4r³ अपन 3πr³, πr²। तो ये r² और r³ कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा 4/3π हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो आपको एक इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर क्वार्टर डिस्क होगा ना, क्वार्टर डिस्क, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, वो हाफ होता है सेमी सर्कुलर का। सेमी सर्कुलर कितना होता है 4r/3π, तो इसका होता है 2r/3π। हाफ करो सिर्फ, बस। अब ध्यान से सुनना कि सेमी सर्कुलर रिंग हो, डिस्क हो, उसमें सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ओरिजिन पर होते हैं, जहाँ पे हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, जहाँ पे दो एक्सिस इंटरसेक्ट कर लेती है, और सिर्फ उनको y कोऑर्डिनेट होता है। तो देखो सेमी सर्कुलर रिंग का y कोऑर्डिनेट क्या था 2r/पाई, कितना था 2r/पाई। और अगर आपने सेमी सर्कुलर रिंग के y कोऑर्डिनेट को डबल करके 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 2/3 कर दिया, तो आपको मिल जाएगा, यानी सेमी सर्कुलर रिंग का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो सेमी सर्कुलर रिंग के 2/3 होता है। ओके, और क्वार्टर सर्कल क्या होता है, सिर्फ हाफ होता है किसका, सेमी सर्कुलर डिस्क का। क्वार्टर डिस्क जो होता है वो हाफ होता है सेमी सर्कुलर डिस्क का, ये ध्यान रखना। अब हम लोग लास्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो निकालेंगे।
सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड, इसको हम लोग निकालेंगे। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड क्या होता है। मान के चलो ऐसे एक रॉड है मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस में, अलोंग द एक्स एक्सिस के रॉड रखा है ऐसे मैंने। तो ऐसा कोई तो थिन रॉड कंसिडर कर लो। ठीक है, ऐसे हमने रॉड कंसिडर कर लिया। उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो कोई तो आप, जिसका विड्थ है dx, अलोंग द एक्स एक्सिस है ना, तो विड्थ dx बोलेंगे। और ओरिजिन से ये एलिमेंट का डिस्टेंस है x। तो सेंटर मास निकलते हुए हमको हमेशा एक एलिमेंट चूज करना पड़ता है। तो ओरिजिन से उस एलिमेंट का डिस्टेंस है x और पूरा इस रॉड का लेंथ है l। तो अब आप देख सकते हो सेंटर मास निकालते वक्त अगर जब हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे ना, तो ध्यान रखना कि जो मास है रॉड का वो पूरा 0 से लेके L तक स्प्रेड है ना, तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या होंगे, 0 से लेके कैपिटल L तक होगा। तो बस अब स्टार्ट कर लेंगे। और एक चीज अब ये जो एलिमेंट मैंने जिसका विड्थ dx बोला है ना, विड्थ dx बोला है, उस एलिमेंट का मास मान लो dm है, उस एलिमेंट का मास है dm। अब देखो मास यहाँ पे रॉड के केस में मास जो है ना वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट, लेंथ कम करोगे तो मास कम होगा, लेंथ बढ़ोगे तो मास बढ़ेगा। लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे हम लोग रॉड को कंसिडर कर लेते हैं। इसका मतलब डीएम जो मास है वो स्प्रेड हो चुका है dx लेंथ पर, लेकिन रॉड का जो टोटल मास होगा वो स्प्रेड है कैपिटल L पर। तो इससे हम लोग डीएम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डीएम मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, डीएम इज इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, m dx अपॉन L हो जाएगा। सेमी सर्कुलर रिंग और डिस्क केस में भी हम लोग यही करते थे ना, रिंग और डिस्क केस में यही करते थे। देखो डिस्क केस में मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, देखो डिस्क केस में क्या होता था, ये जो डीएम जो मास है ना वो इस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल मास m है इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ओके, नाउ एक बार डीएम मिल गया तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड निकाल सकते हैं हम लोग। क्या 1/m, वो तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला एक्स डीएम। अब ये एक्स जो होगा ना ये उसको ऐसे कैसे रख दो, उसका भी कोई डालने की कोई जरूरत नहीं आपको, कोई छोटा सा एलिमेंट आपने कंसिडर किया, डीएम को रिप्लेस कर दो। डीएम क्या होगा, m dx अपॉन एल, एम कट गया, एल तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन लिमिट डाल तो 0 से लेके एल, 0 से लेके एल। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका एक्स dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/L एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन लेने के बाद, और अपर लिमिट क्या है L, लोअर लिमिट 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जो होता है ना वो कितना होता है, देखो यहाँ पे L डाल दो, इसमें L स्क्वायर अपॉन 2, तो LL कट गया तो ये L/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, L/2 आ जाएगा, बराबर L/2 आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट L/2 आ जाएगा, बराबर। अब इसमें y कोऑर्डिनेट निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, y कोऑर्डिनेट निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अलोंग तो y एक्सिस कोई मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है, अलोंग y एक्सिस। ओके, मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग y एक्सिस, ऐसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हम लोग ले लेंगे y और ये हम लोग बोलेंगे z एक्सिस। और आप बोलोगे कि सर कि मास अलोंग z आपको डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली वो आप कंसिडर करो, जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस, जो x एक्सिस है, जो x एक्सिस है ना वो आप कंसिडर करो
थोड़ा सा इस साइड में, थोड़ा सा एकदम एग्जैक्टली बीच में नहीं जाएगा, थोड़ा इस साइड में ऐसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे, है ना। और ओरिजिन यहाँ पे एक एंड पर आएगा, ऐसे हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका काम चल रहता है ना। तो अलॉन्ग एक्स से हमने सॉल्व किया, तो जेड का कोई मतलब नहीं बनता, जेड हम लोग इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रॉड को हम लोग एक वन डायमेंशनल क्वांटिटी कंसिडर करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, याद रखना, यानी जेड के डायरेक्शन में इसका कोई ज़्यादा थिकनेस नहीं होगा और वाई के डायरेक्शन में कोई इसका हाइट नहीं होगा, इट इज जस्ट अलॉन्ग एक्स है, इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हम लोग रॉड को अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, रॉड को अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप क्या करते हैं ना, रॉड को सॉल्व करते हुए अगर आपने ओरिजिन को बीच मिला दिया तो देखो क्या होता है। ओरिजिन को अगर बीच मिला दिया ना, तो ओरिजिन अगर बीच में अगर आ गया ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर ओरिजिन बीच में ला दिया और ऐसे ला दिया आपने कि लेंथ को आपने रॉड के पूरा हाफ कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है L/2 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L/2। अगर आपने लेंथ को पूरे हाफ कर दिया तो इसका आप एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो आप कहीं पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लो dx, आप कहीं तक एलिमेंट कंसिडर कर लो dx, जिसका मास है dm, है ना। ये विड्थ dx कंसिडर कर लो आप, जिसका मास है dm, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है x, ऐसे मान के चलो। ओके, अब जो x सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो क्या होगा, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm होगा, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है ना, लिमिट चेंज होगी इंटीग्रेशन की। कैसे, क्योंकि ओरिजिन से राइट में मास डिस्ट्रीब्यूटेड L/2 और लेफ्ट में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है L/2, तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट -L/2 टू +L/2, तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या होंगे, -L/2 टू +L/2। इतना सिर्फ इंटीग्रेशन लिमिट चेंज होता है ओरिजिन शिफ्ट करने की वजह से, इंटीग्रेशन लिमिट चेंज होगा। बाकी का कैलकुलेशन तो वैसे के वैसा है। यहाँ पे dm की भी वैल्यू वही है, क्या है, m/dx/L है, वो नहीं चेंज होने वाला, वो नहीं चेंज होने वाला। ये आप इसको पुट कर दो यहाँ पे फिर से, और इसका इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन लेने के बाद जो आपका आंसर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का, वो 0 आ जाएगा, आना ही चाहिए 0, क्योंकि एग्जैक्ट अपना ओरिजिन बीच में ला देना, तो ये रॉड बीच में इस ओरिजिन पर क्या होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास इसी ओरिजिन पर आ जाएगा ना फिर। लेकिन रॉड का ओरिजिन जब एक एंड पर था ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो था वो L/2 डिस्टेंस पर था। अब ओरिजिन एग्जैक्टली बीच में ला दे तो सेंटर मास भी वही आ गया ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आने वाला ही था। तो याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर मास के हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ डिटेल में अच्छे से ध्यान से देख के आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि इसके आगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले। सो दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So this is today's part. Thank you so much.